नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस की एक खास पेशकश और मैं हूं आपके साथ शिल्पा। तो जनधन में आखिरकार कितना काला धन है, लोग किस तरीके से जनधन खातों का गलत इस्तेमाल अब कर रहे हैं, हम इस पर आपको बताएंगे। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। आईडीएस का सबसे बड़ा डिफॉल्टर महेश शाह गिरफ्तार किया गया। महेश शाह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। जी बिजनेस ने सबसे पहले खबर दिखाई थी। अहमदाबाद का बिजनेसमैन करीब 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी घोषित करने के बाद अचानक गायब हो गया। महेश शाह ने स्कीम के आखिरी दिन यानी कि 30 सितंबर को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ ले जाकर अहमदाबाद में इनकम टैक्स के दफ्तर में अपना काला धन बताया था। लेकिन जब स्कीम के तहत पहली किश्त के रूप में करीब 1500 करोड़ रुपए टैक्स भरने की बारी आई तो महेश शाह गायब हो गया। यहाँ तक कि उसने अपना फोन भी बंद कर लिया। अब पुलिस ने आईडीएस के सबसे बड़े डिफॉल्टर महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया और ये इस वक्त की बड़ी खबर है जो जी बिजनेस आपको बता रहा है। तो सबसे बड़ा डिफॉल्टर महेश शाह को गिरफ्तार किया गया। एक टीवी स्टूडियो में बैठकर इंटरव्यू दे रहा था, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। और जी बिजनेस ने ही सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई थी। अहमदाबाद का बिजनेसमैन है, करीब 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी घोषित किया गया इसकी तरफ से और उसके बाद ये अचानक गायब ही हो गया। महेश शाह ने स्कीम के आखिरी दिन यानी 30 सितंबर को अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को साथ में ले जाकर अहमदाबाद में इनकम टैक्स के दफ्तर में अपना काला धन बताया था। केतन हमारे संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। केतन, महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, कहां ले जाया गया, क्या अपडेट? देखिए शिल्पा, अभी महेश शाह को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार हुआ है वो अभी स्पष्ट होगा, क्योंकि हम सरखेज अहमदाबाद की सरखेज पुलिस उसको लेकर गई है, उनके साथ आयकर अधिकारी भी है। तो हम अभी गिरफ्तार हुआ है ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ डेफिनेटली उनको हिरासत में ले लिया गया है। और जो उन्होंने अभी बात की है वो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। उन्होंने कहा है कि ये जो मेरे रुपये नहीं थे, जो 13,860 करोड़ डिक्लेयर किए, वो कुछ पॉलिटिशियन और कुछ बिल्डर और कुछ अन्य लोगों के हैं, कुछ उद्योगपति भी उसमें शामिल है। तो बहुत बड़ा खुलासा उन्होंने किया और ये इंश्योर भी उन्होंने किया कि मैं कुछ दिनों के बाद डेफिनेटली ये सारा जो किस्सा है, ये किसके पैसे थे, वो इसका मैं खुलासा अवश्य करूंगा और मैं कोऑपरेशन करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये मामला बहुत ही बड़ा हो गया है, क्योंकि खुद महेश शाह, जो अब तक हम उनको मान रहे थे कि वो अंडरग्राउंड हो गया है, लेकिन वो यही बता रहा था कि मीडिया की सारी गतिविधि पर मेरी नजर थी और जो मेरे परिवार को इस दौरान कुछ झेलना पड़ा, इससे मैं सामने आया हूं और मैं भी कुछ ऐसी ही तैयारी में पड़ा हूं। और ये जिनके रुपये मैंने डिक्लेयर किया मेरे नाम से, उनको भी मुझे अब विश्वास में लेकर ये बताना है, अगर वो न चाहे फिर भी मैं इन सारे नाम डिक्लेयर करूंगा, लेकिन मुझे कुछ मोहलत चाहिए। ऐसा करके जैसा ही वो अपनी बात खत्म कर दे, उससे पहले एक निजी चैनल से उनको पुलिस लेकर गई है और सरखेज पुलिस लेकर गई है। तो अभी इस मामले में एक बहुत बड़ा मोड़ आ गया है कि आखिरकार कौन से वो उद्योगपति है, चाहे वो कौन से वो इतने बड़े पॉलिटिशियन है जिसका इतना बड़ा पैसा इन्होंने अपने नाम से डिक्लेयर किया। तो आने वाले कुछ दिनों में ये बहुत बड़ा मामला है, वो खुद महेश शाह बोल रहे थे कि मैं उजागर करूंगा। जी केतन, ये बताइए, जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं कि खुद महेश शाह ने बात कबूली है कि जो भी पैसा उनके अकाउंट में था वो उनका नहीं था, इसमें बहुत से बड़े लोगों का पैसा है और खुद वो IT डिपार्टमेंट को बताएंगे। लेकिन एक चीज का और उन्होंने जिक्र किया कि उनके परिवार की सिक्योरिटी को भी यहाँ पर खतरा है। तो उनके परिवार की तरफ से उनकी गिरफ्तारी के बाद किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर? देखिए, परिवार के जो उनकी बेटी और उनके बेटे का ये साफ कहना है कि जो भी मीडिया में आ रहा है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। और मेरे फादर डेफिनेटली लैंड ब्रोकर थे, लेकिन ये इतनी बड़ी अमाउंट है वो हमें भी पता नहीं है। लेकिन एक बात जरूर महेश शाह ने कबूली कि मेरे परिवार के ऊपर कई सारे हमारे रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे, इसलिए मैं काफी टेंशन में था कि मेरे परिवार और मेरे रिश्तेदारों के ऊपर आप अनाप शनाप न कुछ बताइए, इसलिए मैं सामने आया हूं। तो उनको परिवार को लेकर भी थोड़ी चिंता थी, लेकिन उन्होंने सिस्टम में भी भरोसा बताया और एक ये विश्वास भी दिलाया कि मैं आने वाले कुछ दिनों में ये सारी बातें है वो मैं जहां पर मुझे ये रखनी है वो आयकर विभाग के सामने अपनी बात रखूंगा। तो अब देखना होगा कि वो किसके नाम देते हैं और अगर नाम देते भी है तो वो कौन है। ये अब एक बहुत बड़ा यहाँ मुद्दा उठकर सामने आया है। जी, जाहिर है एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तमाम सवाल उनके इस खुलासे के बाद खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये बात तो केतन अब साफ हो चुकी है कि हिरासत में अब और भी नाम, जब उनसे पूछताछ की जाएगी तो और भी बड़े नामों का खुलासा यहाँ पर किया जा सकता है उनकी तरफ से। जी बिल्कुल, देखिए एक तरफ ये मामला इसलिए पेचीदा हो गया है क्योंकि आयकर विभाग का ये जो आईडीएस स्कीम है उसके तहत किसी व्यक्ति जो कि आयकर अपना ब्लैक मनी घोषित करता है उसका नाम नहीं दिया जा सकता। तो जो महेश शाह IT विभाग को बताएंगे, लेकिन IT विभाग वो नाम नहीं बताएगा। लेकिन अगर वो अपने पेनल्टी का 25%
चुका देता है तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये पॉलिटिशियन हो गए या तो कोई उद्योगपति इसके पीछे होगा। ये एक बहुत बड़ा एक सवाल है, वो सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं महेश शाह ने इस पूरे प्रकरण को एक नया मोड़ दे दिया है और आने वाले समय में वो मीडिया के सामने ये नाम रखेंगे या तो आईटी विभाग के सामने रखेंगे, वो एक देखने वाली चीज होगी। और आईटी विभाग के जो आला अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया कि आगे किस तरीके का एक्शन लिया जाएगा, क्या पूछताछ की जाएगी? देखिए, जो आयकर के सूत्र है उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये साफ कहना था कि पहले तो हमें लग रहा था कि महेश शाह ने इन मौके पर वो मुकर गए हैं, लेकिन आज जब वो मीडिया के सामने हाजिर हुए और अब ये बार बार यही दोहरा रहे कि मैं निश्चित तौर पर आयकर के कुछ अधिकारी है उनको मैं बताऊंगा कि इसके पीछे कौन है, कि क्यों कितने पैसे किसने डिक्लेयर किए और क्यों इतनी देर लगा दी, जब पैसे भरने की बात आई तो वो क्यों मुकर गए। तो ये सारी चीज है, तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मोड़ लेता जा रहा है ये पूरा मामला। और महेश शाह ने क्यों अपने माथे पर लिया, क्यों ना वो व्यक्ति है वो सामने खुलकर आयकर विभाग को अपना नाम नहीं दिया, ये भी सारे सवाल है। लेकिन आने वाले कुछ समय में शायद इसका जवाब मिले और आयकर विभाग इस पर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है वो देखने वाली बात होगी। और अगर उनके महेश शाह के सीए की बात की जाए केतन, तो उनसे भी क्या किसी तरीके की कोई पूछताछ अभी तक की गई? देखिए, 2 दिन पहले खुद महेश शाह के जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तहमुल सेठना, उनके घर भी आयकर विभाग ने छापे मारे थे, क्योंकि वो खुद उनको 2 बार प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास लेकर गए थे और पूरा प्लान बनाया था कि जहां जहां भी पैसा है उसको किस तरह से लिफ्ट किया जाए। अगर गुजरात में नहीं है और गुजरात से बाहर अन्य राज्य में अगर उनका पैसा है तो किस तरह से वो पैसे को यहाँ लाया जाए और आपके पैसे की हिफाजत की जाए, ये सारा प्लान आयकर विभाग ने बनाया था। लेकिन जब ये बात नहीं बनी और इन्होंने पहला पेनल्टी का जो इंस्टॉलमेंट नहीं भरा, तब जाकर उनके ऊपर भी एक शक हुआ था, तो उनके घर पर भी सर्च ऑपरेशन हुआ था। तो कहीं ना कहीं इस मामले में अब आगे भी इन दोनों के ऊपर नजर रहेगी, खासकर महेश शाह जब वो अब पुलिस के हिरासत में है तो पुलिस क्या उनको आयकर विभाग को सरेंडर करवा देती है या तो उन पर कोई कार्रवाई करती है, वो देखने लायक चीज होगी। जी केतन, आप बने रहिए हमारे साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि आईडीएस का सबसे बड़ा डिफॉल्ट है महेश शाह, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल वो पुलिस हिरासत में है। महेश शाह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था जब ये गिरफ्तारी हुई, जहां से पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और जी बिजनेस ने ही सबसे पहले खबर आप तक पहुंचाई थी। और एक बार फिर से हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि महेश शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। अहमदाबाद का बिजनेसमैन है महेश शाह और करीब 14,000 करोड़ का ब्लैक मनी घोषित करने के बाद ही वो अचानक गायब हो गया था। बहुत शुक्रिया केतन इस तमाम बातचीत के लिए आपका। तो बढ़ते हैं आगे अपनी खास पेशकश की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी नोट बैन के बाद से यूं तो कई बार देश की जनता से सीधा संवाद कर चुके हैं, लेकिन आज मुरादाबाद में बीजेपी की परिवर्तन रैली में पीएम मोदी ने उन लोगों को सीधी चेतावनी दी जो जनधन खातों के जरिए अपने ब्लैक मनी को वाइट कर रहे हैं। आक्रामक अंदाज से पीएम ने फिर ये बता दिया कि सरकार नोट बैन पर किस तरह चट्टान की तरह कायम है। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। मैं दिमाग लगा रहा हूं। अभी बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। वो जाए जेल में, पूरा दिन मोदी मोदी कर रहे हैं, मोदी मोदी। पहले पूरा दिन करते थे मनी मनी मनी, अभी बोल रहे मोदी मोदी मोदी। जनधन खाते को आड़ बनाने वालों को सबसे बड़ी वार्निंग। बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। वो जाए जेल में। गरीबों का इस्तेमाल करने वालों सावधान। मैं दिमाग लगा रहा हूं। अभी पैसे से भी जाओगे और जेल भी जाओगे। दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। नोट बैन के बाद से यूं तो प्रधानमंत्री कई बार बैंकों और एटीएम के बाहर लाइनों में खड़े लोगों के संयम और समर्थन की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से जनधन खातों का दुरुपयोग शुरू हुआ और जनधन खातों में हजारों करोड़ रुपए जमा हुए हैं, उस पर पीएम आज पहली बार बोले। मैं दिमाग खपा रहा हूं कि गरीब के खाते में जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से डाला है वो जाए जेल में और गरीब के घर में जाए वो रुपया।
और पीएम मोदी का ये बयान बता गया कि नोट बैन के फैसले पर सरकार अपने रुख पर किस तरह चट्टान की तरह कायम है। मैं लड़ाई लड़ रहा हूं आपके लिए। भाइयों बहनों, ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? मैंने बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। विपक्ष नोट बैन के मुद्दे पर लगातार संसद ठप किए हुए है। कांग्रेस ने सरकार पर देश को लाइन में खड़े करने का आरोप लगाया है। पीएम मोदी ने इस कटाक्ष के साथ जवाब दिया। आपने देश को कतार में 70 साल तक खड़ा किया है। उन कतारों को खत्म करने के लिए ये मैंने आखिरी कतार लगाई है भाइयों। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर चोट करते हुए पीएम ने कहा कि उनका ना तो कोई हाईकमान है और ना ही कोई नेताजी। ये जनता जनार्दन, यही मेरा हाईकमान है। न मेरा कोई नेताजी है, न मेरा कुछ नहीं। जो कुछ भी है आप ही लोग हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। कांग्रेस से मोहम्मद अली खान हमारे साथ जुड़ेंगे और स्टूडियो में राजीव जेटली हैं, लीडर बीजेपी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मोहम्मद अली खान, आपकी प्रतिक्रिया में लेना चाहूंगी। एक बार फिर से जनधन खातों का गलत इस्तेमाल ना हो, ऐसी चेतावनी दी है और उन्होंने, प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि सबके सहयोग की उन्हें यहाँ पर जरूरत है। देश की जनता के साथ जाहिर सी बात है विपक्ष का सहयोग भी एक बार फिर से मांगा गया है। क्या आपकी तरफ से सहयोग देने के लिए आप लोग तैयार हैं? जी मैडम, हम शुरुआत से कह रहे हैं कि जिस उद्देश्य से ये स्कीम लॉन्च हुई थी, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम उससे कोई मुखालिफत नहीं रखते। मगर दुख की बात यह है जिस प्रकार से इसका क्रियान्वयन हुआ है वो बहुत ही ख़राब हुआ है। ये आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं जो उन्होंने भाषण दिया। और दुख की बात यह है कि देखिए, उन्होंने कोई नई बात नहीं कही। वो जानबूझ के जनता के जज्बातों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ज़मीनी जो परिस्थितियां हैं वो दे आर नॉट गेटिंग बेटर। देखिए, लोगों का देहांत हो चुका है, लोग गुजर चुके हैं, करीब 70 लोग पिछले आंकड़ों में जो अभी पता लग रहे हैं। और मोदी जी जो है अभी भी ऐसे बन रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये तो ठीक है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। हम लोग इसी के खिलाफ हैं। जो लोगों के दर्द। चलिए अरुण जेटली जी, आपका जी आपका रुख करना चाहूंगी। क्रियान्वयन पे लगातार जो है, नोटबंदी का जो क्रियान्वयन है उसके ऊपर लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। आपको नहीं लगता कि आप विपक्ष के जो सवाल लगातार उठ रहे हैं उस पर क्या कहेंगे, और आपको क्या लगता है कि अभी सिर्फ बैठे बिठाए ये मुद्दा बनाया जा रहा है इसे? देखिए शिल्पा, ये क्रियान्वयन के ऊपर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं। ये एक दर्द है, उस दर्द को हम समझ पाते हैं क्योंकि तकलीफ है, वो तकलीफ भी हम देख पा रहे हैं। और जो लोग तकलीफ में हैं वो लाइनों में खड़े हैं, और जिन लोगों को दर्द है वो उनकी तकलीफें बढ़ाने के लिए कहीं नारे लगा रहे हैं, कहीं ATM की लाइन के बाहर जाकर लोगों को उकसा रहे हैं, जिसे कहते हैं जले पे नमक छिड़कना। जब जनता ये कह चुकी है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और जनता ये कह चुकी है कि हम इस फैसले के फेवर में, इसके पक्ष में हैं और इस तकलीफ को झेलने के लिए तैयार हैं, बावजूद उसके जो दर्द नजर आ रहा है कुछ राजनीतिक लोगों के बीच में, वो दर्द की वजह जो है वो तो राजनीतिक लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। क्योंकि जितनी बड़ी करेंसी आज ये चर्चा कर रहे हैं, जितनी बड़ी करेंसी, जैसा आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इतनी बड़ी करेंसी छपी और लगभग उतने के ही घोटाले करके लोग बैठे हुए थे। अरे वही पैसा है जो जनता मांग रही है, और जब जनता मांग रही है और जनता कहती है कि मैं तकलीफ झेलने के लिए तैयार हूं, तो दर्द वाले लोग जो हैं इनका जो रिएक्शन है, इनका जो भाव है वो भी जनता तक पहुंच रहा है। मैं कल की एक घटना बताता हूं। जी बताइए। बहुत दुखद घटना है कि एक व्यक्ति जिसको अपनी पत्नी के शव यात्रा में भी जाने का मौका नहीं मिला था क्योंकि वो बैंक की लाइन में लगा था, और जब उससे पूछा गया तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? उसकी स्टेटमेंट की थी, अगर देश को सुधारना है तो कड़ा कदम तो उठाना पड़ेगा। अरे वो आदमी जो देश का आम नागरिक है वो तो प्रधानमंत्री के साथ है, लेकिन जो दर्द वाले लोग हैं, जिनका पैसा डूब गया, जो इनके साथ कुछ लोग मिले हुए हैं, वो लोगों की तकलीफ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हें ये नहीं पता कि देश बदल रहा है। भारत अब वो भारत नहीं रह गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, कभी बदलेगा भी। और बदलते हुए भारत से घबराए हुए लोग, आज सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी है, सबके एजेंडे एक ही हैं, लेकिन सबके बात करने के तरीके अलग हो सकते हैं।
आज ये कहते हैं कि हमने आपका समर्थन किया, हम इस फैसले के पक्ष में हैं। अरे आप इस फैसले के पक्ष में तो मेरे काडर को खड़ा क्यों नहीं करते लोगों की तकलीफ को कम करने के लिए? आपने काडर को खड़ा किया है तो लोगों की तकलीफ देखने के लिए और उसको बढ़ाने के लिए, क्योंकि बदलता हुआ भारत देखना इनसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ये हजम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन आप विश्वास कीजिए, ये देश बदल चुका है, इन लोगों के बहकावे में नहीं आने वाला, क्योंकि लोगों ने इस देश ने देखा है कि ये पैसा किसका खाकर बैठे हैं, ये आम जनता का पैसा खाकर बैठे हैं। और जब वो पैसा वापस बैंकों में आ रहा है तो इन्हें ऐसे लग रहा है जैसे इनकी जेबें कट रही हो। और ये बार बार कोई ना कोई ऐसा माध्यम ढूंढते हैं कि सरकार के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके, और सरकार पर जब प्रेशर बनाएंगे तो कुछ ऐसी चीजें निकल कर आए जिससे वो अपना काला धन सफेद कर सके, जो अब रास्ते इनको नहीं मिल रहे। जी राजीव जी बने रहिए हमारे साथ। मोहम्मद अली, आपने पूरा सुना कि किस तरीके की प्रतिक्रिया यहाँ पर दी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैंने सुना जेटली साहब की बात। जी बताइए। जी मैं जेटली साहब से यही कहना चाहूँगा आदर और सम्मान के साथ कि भाषणबाजी और खोखले अल्फाजों का वक्त गया। आप लोग पिछले 20-25 दिनों से यही भाषण बातें कर रहे हैं, देशद्रोही का इल्जाम लगा देते हैं किसी पे अगर वो सवाल उठाता है, किसी भी की तरफ से भी, आपकी तरफ से हो चाहे हमारी तरफ से हो, भाषणबाजी का वक्त गया। लोगों का दर्द समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये बात तो तथ्यों पर आधारित बात है कि आप 132 बार अपनी रणनीति में बदलाव ला चुके हैं, पॉलिसी में चेंजेस ला चुके हैं। ये आप ना डिनाई कर सकते, ना मैं डिनाई कर सकता हूँ। आप क्यों लाए वो चेंजेस? अगर आप इतने ही श्योर थे अपनी पॉलिसी को लेकर, बदलाव लाने की जरूरत क्या थी? मैं बताता हूँ, इस वजह से जरूरत थी क्योंकि आपको पता था जमीन पे ये कह रहे हैं पॉलिसी में बदलाव लेकर आ रहे हैं। हमारी एक ही पॉलिसी है, एक ही पॉलिसी है, काला धन निकालकर बैंकों में डालना है। इस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आ रहा। जिस बदलाव की अपेक्षा आप हम लोगों से कर रहे हैं, जिस बदलाव की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कर रहे हैं, वो बदलाव नहीं आने वाला। बाकी कोई भी बदलाव, जिस बदलाव के जरिए काला धन बैंक तक पहुंच जाए, सरकारी खजाने तक पहुंच जाए, उसके लिए हम किसी भी बदलाव के लिए तैयार हैं। लेकिन वो बदलाव जिस दर्द की बात कह रहे हैं, वो दर्द केवल आप तक सीमित है, आप जैसे चंद लोगों तक सीमित है। आम जनता तकलीफ में है, दर्द और तकलीफ को अलग कर दीजिए। दर्द का भी एहसास है और तकलीफ का भी एहसास है। तो जनधन खातों में कितना काला धन है, इस पर हम बात कर रहे हैं। आखिरकार गरीब के अकाउंट में इतना पैसा कहां से आ रहा है? देश भर में नए नोटों की किल्लत है। नए नोट के लिए लोग अपना काम धंधा छोड़कर बैंक और एटीएम की लाइन में लगे हैं। लेकिन गुजरात के पालनपुर में नोटबंदी के दौर में भी 2000 के नए नोट लुटाए जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। ऐसे धर्म के क्षेत्र में डोनेशन करो, तुम रुपये खर्च करो, आपको अपने काम के लिए वापरो, उनकी बंदी नहीं है। लोग अपने रुपये कहीं भी उड़ा सकते हैं। और गुजरात की प्रजा धर्म के लिए हर हमें सबसे पहले रहती है। पैसा कहाँ से आया? एक तरफ से किसान को अपने खेत के लिए 2000 रुपया नहीं मिल रहा है, बैंक पैसा नहीं दे रही, एटीएम में पैसा नहीं होता है, और ऐसे माहौल में ऐसे पैसा उठा, मैं मानता हूँ कि बहुत शर्मजनक चीज है। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से जनधन खातों का यहाँ पर गलत इस्तेमाल किया गया है। जी हाँ, जनधन की आड़ में ब्लैक को व्हाइट करने का गोरख धंधा अभी भी जारी है। एक के बाद एक कई मामले यहाँ पर सामने आ रहे हैं। और राजीव जेटली भी हमारे साथ बने हुए हैं, बीजेपी स्पोक्सपर्सन। राजीव जी, जिस तरीके का ये फैसला लिया गया सरकार की तरफ से, जाहिर है विपक्ष तो लगातार इस पर सवाल उठाता रहा, इसके इम्प्लीमेंटेशन पर भी उसने सवाल उठाए हैं। आम आदमी की बात जहां विपक्ष करता है, लेकिन एक अच्छा फैक्टर इसमें अच्छी बात यह भी रही है कि अब एक डिजिटल क्रांति सी आ चुकी है। क्योंकि आप देखिए, गली मोहल्ले में अगर एक स्मॉल वेंडर है, उसके पास भी पेटीएम जैसी चीज है। तो कैशलेस इकोनॉमी की जहां तक बात कही गई है बनाने की, उसमें हम कामयाब होते दिख रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। देखिए, अवेयरनेस लगभग 1 महीने के अंदर पूरा, हम जब बात कहते हैं कि देश बदल रहा है और देश बदल चुका है,
आज सड़क पे चलने वाले जो हॉकर होते हैं, सड़क पे चलने वाले, रेडी पे चलने वाले, सब्जी लेकर घूमने वाले, वो भी पेटीएम लेकर चल रहे हैं। तो ये बदलाव तो आया ही है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब लोगों में बदलाव आएगा, जब सरकार मनी डिजिटल हो जाएगी, तो वो जो पैसा जो वाइट तरीके से यूज होगा वो कहीं ना कहीं देश के ही काम आएगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि कभी आपने कल्पना नहीं करी थी कि एक सड़क पे चलता हुआ व्यक्ति कभी डिजिटल मनी की बात करेगा। 1 महीने के अंदर कैसे वो बातें शुरू हो गई, 1 महीने के अंदर लोगों ने डिजिटल चर्चाएं कैसे शुरू कर दी, 1 महीने के अंदर लोगों की साइकोलॉजी में बदलाव आया है। उनको ये पता चलने लग पड़ा है कि अब देश वो देश नहीं रह गया, अब सब बराबर हो चुके हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट और खूबसूरत बात नजर आती है वो ये नजर आती है कि हर गरीब आदमी आज इज्जत से अपने आप को इज्जत से देखता है कि अगर मैं गरीब भी रहा तो भी मैं आज उसी मुकाम पर आकर खड़ा हूं जिस मुकाम पर एक ब्लैक मनी वाला सबसे अमीर आदमी खड़ा था। ये बदलाव आया है, जो ऊपर और नीचे का जो दौर था, अप एंड डाउन का, वो बराबर हो चुका है। तो ये बदलाव तो पूरे देश की जनता ने देखे, और ये बदलाव देखते देखते ही जनता कह रही है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी का फैसले से संतुष्ट हैं, और हम बीइंग ए भारतीय जनता पार्टी हम उस देश की जनता को प्रणाम करना चाहते हैं जिस देश की जनता के को बदलाने के लिए सभी राजनीतिक दल एक हो गए, लेकिन जनता उनकी बातों में नहीं आ रही। आज भी जनता कहती है हम माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ हैं, और विश्वास कीजिए देश जो बदल रहा है ये पूरी तरह से आपको बदला हुआ नजर आएगा। ये भारत वो भारत नहीं रहेगा जिस भारत के बदलने की कल्पना भी कभी किसी मोहम्मद अली जी का रुख करते हैं। मोहम्मद अली जी, जिस बदलाव की यहाँ पर बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, आपको लगता है कि जनता इसी बदलाव का इंतजार कर रही थी? नहीं मैडम, हमें यहाँ पे 2 डिस्टिंक्शंस बनाना चाहिए। पहली बात तो ये जो मिसालें मेरे मित्र जेटली साहब दे रहे हैं यहाँ पे, वो उनके ज़्यादातर एनेक्डोटल एविडेंस कहलाते हैं, यानी अपने व्यक्तिगत सीमित शहरों से सीमित राय होती हैं आसपास लोगों से बातचीत करके, मगर ये देश का हाल बयान नहीं करती। मैं इनफैक्ट आपकी इजाज़त के साथ जेटली साहब से 3 सवाल पूछना चाहता हूँ। जेटली साहब, ये चलिए सारी राजनीतिक बातें छोड़ते हैं, एक बात करते हैं सिंपल। आप लोगों ने शुरुआत में अनाउंस किया था, बड़ा अच्छा मुझे लगा अनाउंसमेंट कि आपने कहा 200% पेनल्टी लगेगी ब्लैक मनी होल्डर्स पे, मगर जब आप लोग संशोधन लाए पार्लियामेंट में इनकम टैक्स एक्ट में, आप लोगों ने उसे 50% कर दिया, दोबारा एमनेस्टी स्कीम, इसे आप डिनाई नहीं कर सकते। दूसरा मेरा सवाल आपसे ये है, ये बात भी नहीं छिपी है कि बीजेपी के नेताओं ने काफी पैसे डिपॉजिट किए हैं, 8 करोड़ रुपए बंगाल बीजेपी ने डिपॉजिट किए, उसके अलावा कई करोड़ की जमीनें खरीदी गई देश के अक्रॉस। ऐसा क्यों हुआ? ये कुछ ही हफ्तों पहले स्कीम अनाउंस होने से। मेरा तीसरा सवाल आपसे ये है, देश भर के इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं कि जो आप लोगों ने फैसला उठाया है, इससे कृषि विकास तो दूर की बात, देश की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो खत्म हो जाएगी आने वाले महीनों में। 6 महीनों के लिए एक इकोनॉमिक रिसेशन प्रिडिक्ट कर रहे हैं, और ये ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका किसी राजनीतिक दल से कोई रिश्ता नहीं है, ये ना ये कांग्रेस के हैं ना बीजेपी के, ये लोग जेन्युइनली इकोनॉमिस्ट हैं। क्या आप कह रहे हैं ये सब गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? मैं आपसे यही सवाल करना चाहता हूं। मैं बड़ी उम्मीद से सोच रहा हूं, इंतजार कर रहा हूं कि आप अपना जवाब दें। इसका क्या जवाब दें? देखिए, मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा, जितने भोले भाले तरीके से इन्होंने प्रश्न पूछा है उतने ही आसानी से मैं आराम से इनको ये जवाब देना चाहता हूँ। मेरे मित्र, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप जब भी ये बात कहते हैं कि आप अपनी पॉलिसी में बदलाव लेकर आए हैं, तो पॉलिसी का बदलाव केवल एक ही एजेंडा के लिए है, और वो एजेंडा हमारा बिल्कुल क्लियर है। जिस एजेंडा के आप खिलाफ हैं, हम उस एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं। किसी भी माध्यम से आपका या किसी और का काला धन जो है वो सरकारी कोष में आना बहुत जरूरी है, और वो हम लाकर दिखाएंगे आपको। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि किसान विकास कैसे होगा, इसके ऊपर पहले आपको ये समझना होगा किसान विकास कहते किसे हैं। किसान विकास के लिए इस देश के अंदर जो मात्र 2 साल के अंदर किया गया, उसकी कल्पना पिछले 60 सालों में आपने कभी करी भी नहीं थी। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि किसान को इतनी हाई स्तर पर मुआवजा भी दिया जा सकता है। एक प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है जहां पर पिछले इतिहास में 40 साल तक इतना मुआवजा नहीं दिया गया जितना मात्र 2 सालों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दे दिया। आप ये कल्पना भी नहीं कर सकते। रही बात अब देश के बदलाव की और आपके एजेंडे की, आपका एजेंडा क्लियर है और हमारा एजेंडा भी क्लियर है। अगर आप ये कहते हैं कि आप हमारे एजेंडा के साथ हैं और आप देश में बदलाव चाहते हैं, तो मुझे लगता है, मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, आप अपने काडर को कहिए वहां लोगों की तकलीफ ना बढ़ाएं। तो चलिए, जहां पर देश में बदलाव की बात आ रही है तो वो बदलाव दिख भी रहा है, और इसमें आम जनता ही नहीं बल्कि विपक्ष को भी साथ देना चाहिए। आप दोनों खास मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने आज साफ शब्दों में कहा है कि अगर जनधन खातों का गलत इस्तेमाल कोई कर रहा है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। साफ है कि सरकार ने तो नोटबंदी करके ये दिखा दिया है कि वो अपना वादा पूरा करने के लिए पूरी तैयारी में है। अब उसको जनता और विपक्ष दोनों के साथ की यहाँ जरूरत है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।